हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th जीव विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा मानव का विकास। ठीक है, मानव का विकास हमारे क्लास 12th जीव विज्ञान यानी बायो के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज के लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इसके बाद से आपको इस चैप्टर को कहीं और से नहीं देखना है, यानी इस चैप्टर को मैं आज के वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर आपको बता दूंगा और वो सभी चीज़ें बताऊंगा, वो सभी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो इस चैप्टर में आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। मानव का विकास। इस चैप्टर में हम मानव के विकास के बारे में बात करेंगे कि मानव का विकास कैसे कैसे हुआ और कितने वर्ष पहले हुआ। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे मानव के उद्भव का स्थान। मानव के उद्भव का स्थान क्या था? तो हम बात करेंगे बच्चों, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ठीक है, यानी जो आधुनिक मानव है, जो हम और आप हैं आधुनिक मानव, उस आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बायो में पूछा जा सकता है और कई बार ये पूछा भी गया है। इसके उद्भव एवं विकास की कथा भी जीवाश्मों के रूप में पृथ्वी की चट्टानों में अंकित हैं। ठीक है, मतलब देखो, अगर मानव की बात करें, इसका विकास कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, तो इन सभी विकास और उद्भव की जो कहानियां हैं, जो कथाएं हैं, वो चट्टानों में जीवाश्मों कथाएं जो हैं वो जीवाश्मों के रूप में चट्टानों में अंकित हैं। भाई, मानव के विकास के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? हमें इसी प्रकार से जानकारी मिलती है जब किसी मानव के कहीं विशेष जगह पर अवशेष मिलते हैं। तो अवशेष दबे हुए मिलते हैं तो हम वहीं से पता कर पाते हैं कि ये मानव कितने वर्ष पुराना है, ये किसके अवशेष हैं, ये किसके जीवाश्म हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि इसके उद्भव एवं विकास की जो कथा भी जीवाश्मों के रूप में, अच्छा, इनके उद्भव और विकास की कथा हमें जीवाश्मों के रूप में मिलती है और पृथ्वी के चट्टानों में अंकित है, किंतु ये अभिलेख अपूर्ण है। लेकिन अभी तक देखो ये चीज़ बताई गई, लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों ने ये बताया कि ये जो अभिलेख है अपूर्ण है। अब तक के मिले खंडित जीवाश्म, यानी अभी तक जो भी खंडित जीवाश्म मिले, जीवाश्म अभिलेखों से मानव वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मानव के विकास की कथा एशिया और अफ्रीका और यूरोप के कुछ भागों में किसी अमानवीय जीव से प्रारंभ हुई। ठीक है, यानी वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो मानव का विकास हुआ, ठीक है, वो विकास की कथा जो थी, यानी जो विकास था वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ भागों से हुआ है। ठीक है, उनका मानना था कि मानव का जो विकास हो सकता है एशिया के कुछ भागों से हुआ हो, अफ्रीका के कुछ या यूरोप के कुछ भागों से, और ये जिससे इनका विकास हुआ ये कोई अमानवीय जीव होगा। ठीक है, यानी मानव का विकास किसी अमानवीय जीव से हुआ। ऐसा किसने बताया बच्चों? तो ये वैज्ञानिकों ने बताया हमें। ठीक, अब आगे बात करेंगे बच्चों, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। मानव के उद्भव का समय। अब मानव के उद्भव का समय क्या था? तो मानव का विकास कब हुआ, यह एक विवादास्पद विषय है। मतलब देखो, मानव का उद्भव कब हुआ ये अभी किसी को पक्का नहीं पता है कि मानव का विकास इतने वर्ष पहले हुआ, इतने वर्ष, तो ये अभी विवाद है, क्योंकि पूरी तरीके से किसी भी व्यक्ति को नहीं पता है कि मानव का विकास कब हुआ है। रामापिथिकस की खोज से पूर्व यह माना जाता था कि मानव के विकास की कथा 50 लाख वर्ष पुरानी है। देखो, जब तक रामापिथेकस की खोज नहीं हुई, उससे पहले सब लोग ये मानते थे कि आज से लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व ही कहीं मानव का विकास हुआ होगा। किंतु रामापिथिकस की खोज होने के बाद से मानव वैज्ञानिकों का मत है, यानी जैसे ही रामापिथिकस की खोज हुई उसके बाद से मानव वैज्ञानिकों का मत है कि मानव का विकास संभवतः 1,30,00,000 वर्ष पूर्व मध्य न्यूटन युग में अंतिम काल युग के प्रारंभ में हुआ था। ठीक है, ये कब से माना गया? ये तब से माना गया जब रामापिथेकस मानव की खोज हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आप चलते हैं आगे बात करेंगे बच्चों मानव के
विकासीय लक्षण यानी मानव के विकासीय लक्षण क्या क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें द्विपादन चलन। मानव के विकास के लक्षण यानी मानव में विकास कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से ऐसे लक्षण देखे गए जिनसे उनके विकास के बारे में पता चला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विपादन चलन, मतलब दो पैरों से चलना। ये विकास देखा गया। क्या? मानव भूमि पर रहता और पिछली टांगों की सहायता से चलता है, जबकि आधुनिक कपि आज भी वृक्षाश्रयी है। हाँ, तो देखो मानवों में क्या पाया गया, जैसे जैसे धीरे धीरे मानवों का विकास हुआ तो सबसे पहले ये देखा गया कि मानव एक तो भूमि पर रहता है, दूसरा वो पिछली टांगों की सहायता से चलता है। अच्छा, मानव पिछली सहायता से चलता है, लेकिन जो आधुनिक कपि, आजकल के जो आधुनिक कपियों को देख रहे हैं, बंदरों को देख रहे हैं, अभी भी वो वृक्षाश्रयी हैं और उनमें पैर नहीं, वो अपने चार मतलब जो आगे के दो हाथ हैं और दो पैर, मतलब पैर और हाथों दोनों की सहायता से वो चलते हैं, जबकि मनुष्य दो पैरों पर खड़ा होकर के चलता है। ठीक है, तो मानव में पहला जो विकासीय लक्षण देखने को मिलता है कि मानव ने दो पैरों से चलना प्रारंभ कर दिया और वह भूमि पर रहता है, जबकि आज के जो कपि हैं वो अभी भी वृक्षाश्रयी हैं। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों की सीधी मुद्रा। सीधी मुद्रा, कपि थोड़ा झुककर चलते हैं, जबकि मानव सीधी मुद्रा में चलता है। अच्छा, देखा होगा आपने कपि यानी बंदरों को देखा होगा जो झुककर चलते हैं, ठीक है, लेकिन मानव सीधा चलता है। तो ये एक विकास का विकासीय लक्षण है कि मानव सीधी मुद्रा में चलता है। शरीर को साधने के लिए टांगें लंबी होती हैं। अच्छा, मानव में देखा होगा पूरे शरीर को साधने के लिए जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं। खोपड़ी कशेरुक दंड पर सधी होती है। जो मनुष्य की खोपड़ी होती है वो कशेरुक दंड यानी जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उस पर सधी होती है, जबकि कपियों में खोपड़ी आगे की ओर झुकी होती है। ये चीज़ आपने देखा होगा। आगे बात करते हैं बच्चों, हम बात करेंगे चेहरा। चेहरे की बात करेंगे तो मानव में ठोड़ी यानी चिन्ह होती है, जबकि कपि में इसका अभाव होता है। ये चीज़ आपने देखी होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि मानव और कपि के चेहरे में यानी विकासीय लक्षण क्या होगा कि कपियों में भौहों के ऊपर अस्थियों के मोटे उभार होते हैं। मतलब आप अगर किसी कपि को देखेंगे तो उनकी जो भौहें होंगी उन भौहों के ऊपर अस्थियों के मोटे उभार देखने को मिलेंगे, जबकि मानव में भौहों की अस्थियां अधिक ऊंची नहीं होती हैं। ठीक है, एक ये भी था मानव में विकास का लक्षण। कपियों में लंबे व चौड़े दांत होते हैं और इन थूथन आगे निकला होता है। ठीक, जबकि मानव में जबड़े छोटे होते हैं यानी बहुत ज़्यादा दांत बड़े नहीं होंगे और मनुष्यों का जो थूथन होगा वो बहुत ज़्यादा आगे की ओर निकला नहीं होगा। आगे बच्चों हम बात करेंगे दांतों की बात करेंगे। तो दांतों की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों तो कपियों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 36 होती है, किंतु मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। मानव में दंत विन्यास गोल पैराबोला होता है, यानी जो दांतों का विन्यास होगा वो गोल पैराबोला कुछ इस तरीके से नहीं होता है, गोल पैराबोला तरीके से होता है, किंतु कपियों में यू के आकार के विन्यासित होते हैं। कपियों में यू आकार से विन्यासित होते हैं। भोजन की बात करेंगे बच्चों तो पहले मानव शाकाहारी थे किंतु बाद में सर्वाहारी हो गए। ठीक है, ये भी मानव में विकास का ही लक्षण है। पहले शाकाहारी थे लेकिन अब देखो मानव क्या हो गया, ये तो सब कुछ खाता है तो इसलिए अब सर्वाहारी हो गया। अगला विकासीय लक्षण क्या था? वस्तु पकड़ने की क्षमता। गमन के कार्य से मुक्त होने पर मानव के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए रूपांतरित हो गए। मतलब ये समझ रहे हो कि पहले जो था, पहले भी मनुष्य, भाई हमारी ओरिजिन किसने हुई? बंदरों से मानी जाती है, कपियों से मानी जाती है। तो पहले मनुष्य क्या था कि चारों मतलब वो बंदरों के तरीके से चलता था, लेकिन जैसे जैसे आगे के जो दो हाथ थे, है ना, उनसे इन्होंने चलना बंद कर दिया, यानी ये सिर्फ दो पैरों पर जब चलने लगे तो जो आगे के हाथ थे, आगे के जो दो पैर थे यानी जिनको हम लोग अब हाथ बोलते हैं, उससे इन्होंने वस्तुओं को पकड़ना प्रारंभ कर दिया और इसी से यहाँ पर क्या हो गया कि आगे की जो इनके पैर थे वो हाथों में परिवर्तित हो गए। उसके बाद बौद्धिक विकास की बोलते हैं। बौद्धिक विकास का होता है कि किसी भी मानव के मस्तिष्क विकास। भाई पहले मानव क्या था? पहले मानव इतना बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, बहुत ज़्यादा दिमागदार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इनका बौद्धिक विकास हुआ प्रामस्तिष्क के अधिक विकसित होने से। यानी जैसे जैसे मनुष्य का प्रामस्तिष्क अधिक विकसित होने से क्या हुआ, मानव का बौद्धिक विकास चरम पर पहुँच गया। इनमें गूढ़ चिंतन मतलब बहुत ज़्यादा सोचने समझने, नियोजित
नियोजित का मतलब किसी काम को करना, नियोजित करना, ये सभी चीज़ें उसके अंदर। तर्क संगत मतलब रीजनिंग लगा लेना चीज़ों को, और भावनाओं की अभिव्यक्ति भी इनके अंदर विकसित हो गई। यानी ये सभी चीज़ें तब विकसित हुई जैसे जैसे मनुष्य का दिमाग विकसित हुआ। आगे हम बात करेंगे बच्चों, बात करेंगे मस्तिष्क एवं कपाल गुहा। मानव में प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क कपि की अपेक्षा अधिक बड़े व विकसित होते हैं। देखो कपि की बात करें तो उनमें प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं, लेकिन मनुष्यों में अगर हम बात करें तो ये दोनों बड़े और अधिक विकसित होते हैं। आधुनिक मानव की कपाल गुहा का आयतन 1500 सीसी होता है। अगर हम आधुनिक मानव की बात करें तो उसकी जो कपाल गुहा का आयतन होता है वो 1500 सीसी होता है। कपि में इतनी कपाल गुहा नहीं पाई जाती है। ठीक है, कपियों में इतनी कपाल गुहा नहीं पाई जाती है। जनन क्षमता की बात करते हैं तो मानव में जन्म दर कम और बहुभ्रूणता समाप्त हो गई। देखो पहले क्या होता था, जो कपि थे वो उनकी जन्म दर ज़्यादा होती थी, लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास हुआ तो मानव में जन्म दर कम हो गई और बहुभ्रूणता तो समाप्त हो गई। बहुभ्रूणता का मतलब होता है एक साथ 2 3 4 बच्चों को जन्म देना। ठीक है, बालों की कमी, तो देखो पहले क्या, जो कपि थे उनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर बालों की संख्या ज़्यादा पाई जाती थी, यानी ज़्यादा शरीर पर बाल पाए जाते थे। तो धीरे धीरे मानव शरीर के बाल छोटे और कम हो गए। ठीक है, और आने वाले समय में तो सब गंजे हो जाएंगे, टकले हो जाएंगे। गुणसूत्रों में समानता, देखो मानव एवं चिंपैंजी के गुणसूत्रों में समानता देखते हुए चिंपैंजी को मानव के अति निकट माना जाता है। देखो मानव की बात करें और चाहे हम चिंपैंजी की बात करें तो दोनों के जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र लगभग कैसे होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे, यानी काफ़ी कुछ उन दोनों के गुणसूत्रों से मिलता है। इससे बहुत से ये आकलन लगाए जाते हैं, बहुत लोगों का ये मत है कि मानव की उत्पत्ति कहीं ना कहीं चिंपैंजी से हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों अत्यंत नूतन एवं या फिर प्लीस्टोसीन युग में मानव का विकास। तो इसकी बात करते हैं। अत्यंत नूतन युग में मानव के मस्तिष्क का दीर्घीकरण, दूरदर्शिता में वृद्धि तथा द्विपादी चलन में दक्षता का विकास हुआ था। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। पिछले 50 वर्षों में जीवाश्मों की खोज के आधार पर अत्यंत नूतन युग को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया बच्चों? तो बात करें, अगर हम बात करें शुरुआत में जो अत्यंत नूतन काल था उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। मध्य में जो अत्यंत नूतन काल था उसको होमो इरेक्टस कहा गया, और अंतिम काल में जो था उसे हम लोग होमो सेपियंस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्रथम कपि मानव। प्रथम कपि मानव मतलब, अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब होता है बच्चों प्रथम कपि मानव। प्रथम कपि मानव, प्रथम कपि मानव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या थे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी प्रथम कपि मानव के जीवाश्म कहाँ से मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर रेमंड डार्ट। प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने बच्चों क्या किया, यहाँ डार्ट होगा, प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने 1924 में 1924, ठीक है, 1924 में दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था इन्होंने 1924 में, यानी प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने 1924 में दक्षिण अफ्रीका से 6 से 7 वर्ष के
बच्चे की करोट यानी खोपड़ी की करोट के रूप में करोट के रूप में नदी के समीप मिला। नदी के समीप मिला। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं प्रथम जीवाश्म के जो अवशेष थे वो कहाँ मिले थे, तो इसका श्रेय जाता है प्रोफेसर रेमंड डार्ट, जिन्होंने 1924 में दक्षिण अफ्रीका से 6 से 7 वर्ष के बच्चे की करोट के रूप में नदी के समीप एक अवशेष को ढूंढा, यानी प्रथम कपि को ढूंढा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, अब देखो आगे इन्होंने इसमें बताया क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में आगे इन्होंने क्या बताया, इसे ट्वांग बेबी कहते हैं। इन्होंने जो अवशेष ढूंढे तो इसे ट्वांग बेबी के नाम से जानते थे। ठीक है, किस नाम से जानते थे, ट्वांग बेबी के नाम से इसे जानते थे। इसके बाद में क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका तथा जावा से मानव कप की अनेक करोटियाँ, जबड़े, है ना, पाद स्थितियों के जीवाश्म मिले। मतलब फिर तीसरे पॉइंट में फिर आगे इसमें क्या होता है कि फिर दक्षिण अफ्रीका तथा जावा से, दक्षिण अफ्रीका तथा जावा से, जावा एक जगह का नाम है, तथा जावा से क्या मिलते हैं कि मानव कप की मतलब करोटियाँ खोज चलती रही। कई सारी करोटियाँ, जबड़े और पादास्थियों के जीवाश्म मिले, ठीक, ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले कहाँ से कौन सी चीज़ मिली। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि इनमें मानव और कपि दोनों के लक्षणों का मेल था। ठीक, कि इन दोनों के जो जीवाश्म ये सब मिले, तो इसमें मानव की बात करें व कपि की बात करें, तो दोनों के लक्षणों में मेल था। क्या था कि लक्षणों में मेल था। लक्षणों में मेल मतलब मानव और कपि के लक्षण काफ़ी मिलजुल रहे थे। और इनके जीवाश्म लगभग कहाँ से मिले, तो हम बात करेंगे ये जो जीवाश्म थे ये 32 से 36 लाख, देखो कितना पुराना है, 36 लाख वर्ष पुरानी चट्टानों से मिले। पुरानी चट्टानों से मिले, मतलब ये समझ जाइए कि इनके अवशेष आज से 32 से 36 लाख वर्ष पुरानी चट्टानों से पाए गए। अब आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। ये जो थे यानी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो थे, ये आकार में छोटे थे। ठीक है, आकार में कैसे थे, आकार में छोटे थे, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी हाइट नहीं थी। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें तो ये सीधी मुद्रा में चलते थे, मतलब ये खड़े होकर चलना जानते थे, खड़े होकर चलना। तो एक गुण और भी था इनके पास कि ये खड़े होकर चलना जानते थे। ठीक है, ये 7 नंबर पॉइंट होगा। 8 नंबर होगा कि इनमें जो था इनके जबड़े, अगर हम जबड़े की बात करें, इनके जो जबड़े थे वो आधुनिक मानव से बड़े थे। आधुनिक
मानव से बड़े थे, जबड़े बड़े थे। और ये देखो ये क्या थे, अगर हम बात करते हैं तो इनकी कपाल गुहा का आयतन, ठीक है, इनमें ठोड़ी नहीं पाई जाती थी, यानी चिन्ह नहीं पाई जाती थी। 9 नंबर था, इनकी कपाल गुहा का जो आयतन था वो 450 से 600 सीसी था, ठीक है। इनकी कपाल गुहा का ये आयतन था, मतलब 450 से 600 सीसी था। और बच्चों ये शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी थे, ठीक है। और देखो दूसरी चीज़, इनके जब अवशेष मिले, यानी इनके जब जीवाश्म मिले, तो हड्डियों तथा पत्थरों के ढेर मिले, ठीक है, यानी ये ढेर के रूप में पाए गए। आगे बात करेंगे बच्चों हम लोग प्राग ऐतिहासिक मानव। प्राग ऐतिहासिक मानव में जो पहला मानव पढ़ेंगे होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके जीवाश्म को, इसमें जो पहला पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसके जीवाश्म, इसके जीवाश्म, इसके जीवाश्म लीकी को, है ना, लीकी एक साइंटिस्ट होंगे, लीकी को सन 1960 से 72 के बीच है ना, 1960 से 1972 के बीच पूर्वी अफ्रीका के गोरेज की चट्टानों में मिले। पूर्वी अफ्रीका के गोरेज चट्टानों से मिले, ठीक है। तो अगर होमो हैबिलिस मानव की बात करते हैं तो इनके जीवाश्म सन 1960 से 1962 में, है ना, अफ्रीका यानी पूर्वी अफ्रीका के गोरेज नाम के स्थान पर वहाँ की चट्टानों में मिले, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें तो ये लगभग कितने वर्ष पुराने थे, तो ये 16 से 18 लाख 16 से 18 लाख वर्ष पुराने थे, इतने पुराने इनके जीवाश्म थे। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है क्या बच्चों, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जो मानव थे इनका भार लगभग 50 केजी का था, लगभग ये 50 केजी के होते थे, इनका जो वेट होता था लगभग ये 50 किलो का होता था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये खुले मैदानों में रहते थे, ठीक है, यानी खुले मैदान में रहते थे, में रहना, खुले मैदान में रहना या रहते थे, ठीक है। आगे ये 2 पैरों से सीधे खड़े हो जाते थे, चलना जानते थे, और इनका दंत विन्यास जो था मनुष्यों के जैसा था। 5वां पॉइंट क्या था कि जो दंत विन्यास है, विन्यास मनुष्य जैसा था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ये सर्वाहारी थे, सर्वाहारी तो थे, साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नुकीले औजार बनाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है, तो ये शिकार करना जानते थे, ठीक है, ये शिकार करना जानते थे। और कैसे, ये पत्थर के नुकीले हथियार बनाते थे, उससे ये अपना क्या करते थे, शिकार करते थे। अब बात करेंगे होमो इरेक्टस। अगला जो मानव आएगा वो होगा होमो इरेक्टस। हम बात करेंगे बच्चों होमो इरेक्टस के बारे में। तो होमो इरेक्टस की बात करते हैं बच्चों, ये पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा, ये लगभग
5 से 15 लाख वर्ष पुराने हैं। ये 5 से 15 लाख वर्ष पुराने हैं। दूसरा पॉइंट इनमें हम क्या जाएंगे कि इनके जो अवशेष थे जावा, पेकिंग, जर्मनी, अल्जीरिया आदि से पाए गए। इनके जीवाश्म की बात करें, कहाँ कहाँ इनके जीवाश्म मिले, तो जावा में मिले, जर्मनी में मिले, जावा जर्मनी के हीडलबर्ग नामक जगह में, और अल्जीरिया इन जगहों पर जो होमो इरेक्टस थे इनके जीवाश्म पाए गए। ठीक है। अब देखो इनका क्या था कि ये होमो इरेक्टस और आधुनिक मानव दोनों में समानता पाई जाती थी। ठीक है, दोनों में समानता पाई गई, इसलिए मायर ने इन्हें 1950 में एक साथ यानी होमो इरेक्टस में रखा। ठीक है, क्योंकि मनुष्यों में और इनमें समानता पाई जाती थी, इसीलिए मायर नामक वैज्ञानिकों ने इन्हें होमो इरेक्टस कहा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट आता है बच्चों वो है हमारा जावा। आगे हम बात करेंगे जावा मानव, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो जावा मानव की बात करते हैं तो इनके जीवाश्म 1891 में, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यूजीन डुबोइस। यूजीन डुबोइस को 1891 में, है ना, जावा की सोलो नदी, जावा एक जगह का नाम है, वहीं पर एक सोलो नदी है, और सोलो नदी के समीप 17 लाख वर्ष पुरानी चट्टानों से प्राप्त हुए। ठीक है, तो 1991 में जावा की सोलो नदी के समीप 17 लाख वर्ष पुरानी चट्टानें पाई जाती है, और उन्हीं चट्टानों से जावा मानव के क्या प्राप्त हुए, अवशेष हमें प्राप्त हुए। ठीक, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जावा मानव। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे इनके जीवाश्म में खोपड़ी, जांघ की हड्डी और 2 दांत मिले। क्या क्या मिला, इनके जो जीवाश्म मिले उसमें क्या मिला, खोपड़ी यानी खोपड़ी पाई गई। ठीक, और क्या पाया गया, और जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी मिली, और 2 दांत। ठीक है, इतनी चीज़ें इनके जीवाश्म में बच्चों देखने को मिली। इसके बाद चीन और अफ्रीका, इसके बाद जावा मानव के जीवाश्म कहाँ से मिले, तो चीन और अफ्रीका, सबसे पहले जावा जगह से मिले, बाद में इनके जीवाश्म चीन और अफ्रीका से भी मिले। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बच्चों, ये लगभग 5 फुट लंबे होते थे। मतलब इनकी अगर हम लंबाई की बात करें, अगले पॉइंट की बात करें, तो ये 5 फुट लगभग यहाँ पर हो जाते थे 170 सेंटीमीटर, यानी कितने लंबे होते थे। आजकल तो इतनी लंबाई बहुत ही कम लोगों को मिलती है। तो इनकी लंबाई 170 सेंटीमीटर लगभग 5 फुट के होते थे, और ये आधुनिक मानव यानी आधुनिक मानव की भांति खड़े होकर चलते थे। तो अगला पॉइंट आ जाएगा कि खड़े होकर चलना, है ना, ये खड़े होकर चल लेते थे। और इनका जो भार की बात करें, इनका यानी जावा मानव का भार लगभग 70 किलो का था। ये इनका 70 किलो का भार होता था। ठीक है, इनकी अगर कपाल गुहा की बात करें तो कपाल गुहा
कपाल गुहा। कपाल गुहा का जो आयतन होता था बच्चों वो 900 सीसी होता था। ठीक है, 900 सीसी होता था ये कपाल गुहा। ये अगला पॉइंट आ जाएगा 9 नंबर कि ये गुफाओं में समूह बनाकर रहते थे। समूह बनाकर रहते थे, है ना। ये समूह बनाकर बढ़िया अपना गुफा में झिंगा लाला हु हु किया करते थे। आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट इसी में आ जाता है कि ये नरभक्षी होने के भी इनके प्रमाण बोले, इसीलिए, है ना। मतलब ये सर्वाहारी तो थे, ये नरभक्षी भी थे। नरभक्षी मतलब नरभक्षी होने के कई सारे इनके प्रमाण मिले, ये सर्वाहारी भी थे। ठीक है, आगे बात करेंगे, ये अपने पूर्वजों से अधिक बुद्धिमान थे। मतलब अपने पूर्वजों से अधिक बुद्धिमान थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिक बुद्धिमान थे। अपने पूर्वजों से ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। ठीक है, इसमें अगर हम थोड़ी अनुपस्थित थी, थोड़ी का मतलब होता है चिन्ह, दाढ़ी, इनमें दाढ़ी अनुपस्थित थी। और इनकी अगर बात करें तो इनके नेत्रों के ऊपर भौहें मोटी उभरी हुई और अस्थिल उद्रेकों वाली थी। ठीक है, तो ये थे हमारे कैसे जावा मानव। अब हम बात करेंगे पेकिंग मानव की। बच्चों बात करेंगे पेकिंग मानव की। ठीक है, अगर हम पेकिंग मानव की बात करेंगे तो पेकिंग मानव की बात करेंगे तो चीनी वैज्ञानिक पाई, एक चीनी वैज्ञानिक थे पाई, को 1924 में इसके जीवाश्म पेकिंग नामक स्थान पर प्राप्त हुए, इसलिए इसे पेकिंग मानव कहा गया। ठीक है, समझ गए होंगे कि पेकिंग मानव क्यों कहा गया, क्योंकि इनके जीवाश्म पेकिंग नामक स्थान पर पाए गए। ठीक है, अगला पॉइंट ये पाया गया कि संभवतः ये 6 लाख वर्ष पूर्व ये जीवित थे। ठीक है, जीवित थे, है ना। मतलब इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आज से लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व ये जीवित थे, है ना। कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी जिसकी वजह से ये पूरे खत्म हो गए। तीसरा पॉइंट होगा कि इनकी कपाल गुहा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों, वो कपाल गुहा का होता है। तो इनकी जो कपाल गुहा थी वो औसतन 1075 सीसी थी। ठीक है, काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति होंगे ये। देखो, हाँ, अगला पॉइंट आ जाता है ये कि ये जावा मानव से अधिक बुद्धिमान थे। ठीक है, यानी पेकिंग मानव जो थे वो जावा मानव से बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। और ये देखो, इनके अंदर बुद्धिमान तो थे, ये औजार बनाकर शिकार करते थे, ये भी जानते थे। औजार बनाकर शिकार करते थे, कौन? पेकिंग मानव काफ़ी बुद्धिमान थे। ठीक है, अब देखो, ये अग्नि का प्रयोग जानते थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आग का प्रयोग जानते थे, आग का प्रयोग जानते थे। मतलब ये ठंड के समय में आग का प्रयोग करते थे, है ना। प्रकाश, ठंड से बचने के लिए, प्रकाश के लिए, अग्नि के कारण इन्होंने अंधेरी गुफाओं में रहना शुरू किया। मतलब भाई अंधेरी गुफाओं में नहीं जाते थे, लेकिन आग आ गई तो आग से प्रकाश किया, फिर ये अंधेरी गुफाओं में चले गए रहने के लिए। और पेकिंग मानव की बात बताएं तो कुछ छोटा और निचला जबड़ा हल्का था। मतलब ये कुछ छोटे थे और जो निचला जबड़ा होता है ना, वो निचला जबड़ा कुछ
मतलब निचला जो जबड़ा था बच्चों, वो कुछ जबड़ा हल्का था, मतलब जबड़ा ज़्यादा बहुत भारी नहीं था। ये नरभक्षी स्वभाव के थे, ठीक है, ये नरभक्षी स्वभाव के भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं आगे। देखो, अगर हम एटलांटिक मानव की बात करें, ठीक है, तो इनके जो जीवाश्म थे वो टर्निफर, कहाँ से मिले? टर्निफर शिलाओं से। इनके जीवाश्म टर्निफर शिलाओं से, और 1954 से 1955 में अफ्रीका में अल्जीरिया व मोरक्को और 1965 में हंगरी से मिले। ठीक है, समझ गए होगे कि एटलांटिक मानव के जीवाश्म ये टर्निफर शिलाओं से 1954 से 1955 में अफ्रीका में अल्जीरिया व मोरक्को और 1965 में हंगरी से मिले। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला पॉइंट आएगा कि ये 5 से 6 लाख वर्ष पूर्व जीवित थे। मतलब 5 से 6 लाख वर्ष पूर्व ये जीवित थे। और अगर बात करें, अब इनको इरेक्टस के साथ रखा गया है। मतलब इन मानवों को, अटलांटिक मानवों को इरेक्टस मानवों के साथ में रख दिया गया है। ठीक है, देखो निएंडरथल मानव की बात करते हैं तो इनके जीवाश्म जर्मनी के निएंडरथल नामक जगह पर पाए गए। ठीक है, पाए गए, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? निएंडरथल मानव बोलते हैं। लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व विकसित हुए थे। दूसरा पॉइंट क्या होगा? ये 1.5 लाख, मतलब आज से लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व विकसित हुए। आज से लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व ये विकसित हुए और लगभग यूरोप, एशिया, अफ्रीका दूर दूर तक ये फैल गए थे, है ना। ये बहुत दूर तक फैले, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जगह ये फैल गए थे। इतना ये व्यापक रूप से फैले हुए थे। अगर इनकी कपाल गुहा की आयतन की बात करें, कपाल गुहा का आयतन, इनकी कपाल गुहा का आयतन 1450 सीसी था बच्चों। 1450 सीसी था, मतलब ये बहुत बुद्धिमान होंगे, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये चतुर जानते हो ना, चतुराई वाला चतुर, ये चतुर और बुद्धिमान थे। बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा चतुर थे, है ना। तुमसे 2 रुपये ले लेंगे, अपना 2 रुपया तुमको नहीं देंगे, ये तो नॉर्मल बात हो गई। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चालाक व्यक्ति थे। जानते होंगे आज की दुनिया में चालाकों की कमी नहीं। ये हाथी व गेंडे, ठीक है,
हाथी गेंडे का शिकार करते थे, हल्के में मत लेना। हाथी गेंडे का शिकार करते थे। कितने चालाक होंगे, समझ लो, हाथी और गेंडे दोनों का शिकार करते थे। सामाजिक जीवन व्यतीत करते थे, समाज में रहते थे। सामाजिक जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सामाजिक थे। धर्म और आत्मा की अमरता पर बल देते थे, यानी अपने धर्म वगैरह को मानते थे, आत्मा पर बल देते थे। अक्षर भाषा बोलने की क्षमता का विकास शुरू हो गया था। अब समझ लो, एक चीज़ और उन्होंने चालू कर दी, ये अक्षर भाषा। ये अक्षर भाषा बोलने की क्षमता का विकास शुरू हो गया। यहीं से इन लोगों ने अक्षर भाषा का विकास जान लिया। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि क्या होता है। इनका कद लगभग ये 1.5 मीटर लंबे होते थे। शरीर सुगठित होता था, अस्थियाँ बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी इनकी, है ना। ये सारी चीज़ें थी। देखो बच्चों, सोलो मानव की बात करते हैं। ठीक है, तो इनके जो जीवाश्म थे वो सोलो नदी से के पास पाए गए। सोलो नदी के पास, ये सोलो नदी के पास पाए गए, यानी इनके जीवाश्म सोलो नदी के पास पाए गए। ठीक है, इनकी कपाल गुहा, अगर हम कपाल गुहा की बात करें इनकी, तो 1300 सीसी थी। मतलब काफ़ी बुद्धिमान होंगे ये भी। ठीक है, 1300 सीसी था। ये निएंडरथल से अधिक आदिम थे। ठीक है, समझ रहे हो, ज़्यादा आदिम थे। और इनके जीवाश्म जहाँ पर पिथिकेग्रोथप पाए गए थे जीवाश्म, वहीं पर इनके जीवाश्म पाए गए। नेत्र के ऊपर भौहों के भारी उभार थे। मतलब समझ लो, नेत्र के ऊपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही लिखा रहा हूँ, ऊपर भौहों पर भारी उभार थे। ठीक है, नेत्र के भौहों के ऊपर भारी उभार थे। ठीक, अब बच्चों हम आगे चलेंगे। क्रो-मैग्नन मानो। ठीक है, बढ़िया मानो है क्रो-मैग्नन मानो। तो हेडिंग डालेंगे हम सभी लोग, क्या, क्रो-मैग्नन मानो। क्रो-मैग्नन मानो। क्रो-मैग्नन मानो। ठीक है, ये लगभग आज से, पहला पॉइंट क्या रहेगा, आज से 30,000 वर्ष पूर्व जीवित थे। ठीक है, जीवित थे। लगभग आज से 30,000 वर्ष पूर्व अगर हम लोग जाएं, टाइम मशीन होती तो हम लोग जाते हैं, तो ये मानो हमारे क्या थे, जीवित थे, जिंदा थे। ठीक है, आगे हम बात करें क्रो-मैग्नन की जातियां, मानव की बात करें तो ये यूरोप में रहने वाली जातियां थीं। यूरोप में रहने वाली जातियां, ये यूरोप में रहने वाली जातियां थी। और लगभग 10,000 से 20,000, अगला पॉइंट आएगा कि 10,000 से 20,000 वर्ष पूर्व ये स्वयं विलुप्त हो गए। मतलब 10,000 से 20,000 वर्ष पूर्व आज से ये पहले ही विलुप्त हो गए। आगे हम बात करेंगे बच्चों, इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4,
ये 6 फीट लंबे होते थे। ये 6 फीट लंबे थे, ठीक है, आप समझ गए होंगी। इनकी कपाल गुहा के बारे में बात करें, क्रो-मैग्नन मानव की कपाल गुहा का आयतन 1450 से 1500 सीसी था। आप समझ गए होंगे इनकी कपाल गुहा का आयतन कितना होगा। अच्छा, ये अपना औजार तो बनाते थे, लेकिन औजार में ये किन औजारों का उपयोग करते थे, तो ये धनुष बाण का उपयोग करते थे, ठीक है, धनुष बाण का उपयोग करना जानते हैं। अगला पॉइंट होगा ये जंतुओं की खाल से शरीर को सजाते थे। ठीक है, जंतुओं की खाल से शरीर को सजाते थे, है ना। और एक पॉइंट और है कि हाथी के दांतों की माला पहनते थे। मतलब ये जो आभूषण बनाते थे वो हाथी के दांतों से बनाते थे, हाथी के दांत तोड़ के उनसे आभूषण बनाते थे, ठीक है। ये बाकी और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या हैं, इनके जो पूर्वज थे वो पशुओं को पालना शुरू किया, ठीक है, यानी पशुओं को पालते थे, पशुओं को पालते थे, ठीक है। ये भी हो गया कि ये पशुओं को, इनमें सांस्कृतिक विकास के लक्षण भी मिलते हैं, विकास के लक्षण भी मिलते हैं, सांस्कृतिक विकास के लक्षण इनमें मिलते हैं। बड़े ही सांस्कृतिक जो लक्षण थे, सारी चीज़ें इनमें मिलती हैं। और ये पशुपालन, खेती और खाद्य पदार्थों का संग्रह भी शुरू कर दिया था, ठीक है, यानी खाद्य पदार्थों का संग्रह करते थे। ये खेती भी करते थे, ठीक है। ठीक है, और 10 से 15 लाख साल वर्ष पुराने पहले ये स्वयं विलुप्त हो गए। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। इतना क्या, इतना ही आपके सिलेबस में है ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब इससे ही आपके पूरे चैप्टर में से, अगर जितना मैंने पढ़ाया है इससे ही आपके पूरे चैप्टर में, पूरे बोर्ड एग्ज़ाम में इसी चैप्टर से सब कुछ देखने को मिलेगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उस सभी चीज़ों के बारे में मैंने इस लेक्चर में आपको बता दी, ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, और इस लेक्चर को देखने के बाद में इस चैप्टर से जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो सभी आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, कुछ भी इससे बाहर आने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो लगभग सारी चीज़ें इसी से आ जाएंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई अगर डाउट रह जाता है आपको, तो अगर कोई डाउट रहता है बच्चों, है ना, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको डाउट है। तो डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और सारी चीज़ें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं, ना ही तो बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब मीडियम चैप्टर है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।